नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आप देख रहे हैं पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास। आज अमेरिका में बह रही एक गजब की चुनावी हवा की बात करूंगा, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि बॉस, ये संयोग है या प्रयोग है। यह तो आपको मालूम ही है कि अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। कैंपेन चल ही रहा है। एक तरफ रिपब्लिकन ट्रंप हैं, दूसरी तरफ डेमोक्रेट कमला हैरिस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ कौन सा नैरेटिव सेट हो रहा है? नैरेटिव यह सेट हो रहा है कि अगर ट्रंप जीते, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए, ट्रंप आए तो तानाशाही आ जाएगी। कुछ याद आया आपको? ऐसा ही नैरेटिव हाल के लोकसभा चुनावों में मोदी के खिलाफ भी चलाया गया था। मतलब एक ही स्क्रिप्ट दो देशों के चुनावी मैदान में कैसे बांटी जा रही है। सवाल तो यह उठ रहा है कि ग्लोबल स्तर पर कोई कॉमन रणनीति तो तैयार नहीं की जा रही। अगर ऐसा है तो यह कौन कर रहा है? If you don't mind, I'm not going to be nice. Is that okay? You want me to be nice? Donald Trump has openly vowed, if re-elected, he'll be a dictator on day one. Weaponize the Department of Justice against his political enemies. Round up peaceful protesters and throw them out of our country. And even, and I quote, terminate the United States Constitution. चार जून से पहले जो नैरेटिव हिंदुस्तान के राजनीतिक संग्राम में कांग्रेस, उसके नेता राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ सेट किया जा रहा था, वही नैरेटिव, वही एजेंडा, वही स्क्रिप्ट अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में चल रही है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस की चुनावी डिक्शनरी में शब्द जाने पहचाने से है कि अगर ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो वो तानाशाह बन जाएंगे, अमेरिका का संविधान खत्म कर देंगे, अमेरिका का लोकतंत्र खतरे में है और अगर ट्रंप आए तो सरकारी सिस्टम को हथियार बनाकर अपने राजनीतिक विरोधियों पर वो एक्शन लेंगे। Donald Trump has openly vowed, if re-elected, he'll be a dictator on day one. That he will weaponize the Department of Justice against his political enemies. Round up peaceful protesters and throw them out of our country. And even, and I quote, terminate the United States Constitution. What's more, Trump advisors have created a 900-page blueprint of their agenda for the second term. They call it Project 2025. This is the most existential, consequential, and important election of our lifetimes. Sorors, this is a serious matter. तो क्या इसे महज संयोग माने या फिर एक ही कुंजी से तैयार किया गया राजनीतिक लड़ाई का उत्तर, जिसका रट्टा हिंदुस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी से लेकर अमेरिका की सत्ता में बैठी डेमोक्रेटिक पार्टी तक ने लगाया? क्या ये महज इत्तेफाक है कि अमेरिका हो या इंडिया, फ्रांस हो या ब्रिटेन, बड़ी तेजी से आवाजें राजनीति के राष्ट्रवादी धारा के खिलाफ इन देशों में मुड़ रही हैं? ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्ता में आना, फ्रांस में वामपंथी गठबंधन का उभरना या अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में वाला नैरेटिव चलाना, क्या कोई संकेत दे रहा है? खासकर वैश्विक स्तर पर बड़े शांत लेकिन तेज रफ्तार से सेट किए जा रहे नैरेशन को लेकर। ब्रिटेन में चाहे ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी हो या फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों की रेनेसां पार्टी, जिसका नाम इसी साल मई में मैक्रों ने बदला था, दोनों ही पार्टियां सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टियां मानी जाती रही हैं, लेकिन दोनों सत्ता से बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठ सकता है कि क्या राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टियों के खिलाफ बड़े सधे तरीके से वैश्विक स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है, जिसके सूत्र से लेकर शब्दावली तक एक है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि भारत में भी 2024 के चुनावों में जो नैरेटिव चला, उसमें और अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ चल रहे नैरेटिव में काफी समानताएं दिखती हैं। जैसे 24 के चुनावों में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी
और विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी यह नैरेटिव बहुत तेजी से चलाया कि अगर मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो संविधान ही खत्म कर देंगे, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने नफरत बनाम मोहब्बत की लाइन भी खूब चलाई थी, आपको याद ही होगा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। और कमाल देखिए, नफरत और भय वाली सेम टू सेम यानी ऐसी ही स्क्रिप्ट अमेरिका में डेमोक्रेट्स की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस भी पढ़ रही हैं। बस अंतर इतना है कि राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए नफरत और मोहब्बत वाला नरेशन गढ़ रहे थे, तो वहीं कमला हैरिस सत्ता में ट्रंप की वापसी रोकने के लिए इन शब्दावलियों का इस्तेमाल कर रही हैं। तो इंडिया से लेकर अमेरिका तक में राष्ट्रवादी धारा की पॉलिटिक्स के खिलाफ पढ़े जा रहे भाषण क्या एक ही प्रिंटिंग प्रेस में छप रहे हैं? ऐसा तो पूछा ही जा सकता है। Do we want to live in a country of freedom, compassion, and rule of law, or a country of chaos, fear, and hate? तो वो कौन है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और शक्ति यानी भारत और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की चुनावी राजनीति में राष्ट्रवादी विचारधारा के विरुद्ध भाषण की एक ही कॉपी बांट रहा है? संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, तानाशाही से बचो। कमला हैरिस अपनी चुनावी कैंपेन में बस यही 3 शब्द मजबूती से दोहरा रही हैं और इन्हीं शब्दावलियों से वो ट्रंप को हराने के दावे कर रही हैं। Before that, I was a courtroom prosecutor. In those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला शिगूफा अमेरिका में भी खूब चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात ये कि डेमोक्रेट्स के राज में इस प्रेम और करुणा से भरे सुपरमार्केट में एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर गोली तक चल जाती है और वो जख्मी होते हैं। तो क्या नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले एक जैसा नहीं लगता? एक्सपर्ट कहते हैं कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनके विरोधी करते हैं, कमोबेश वैसी ही भाषा का इस्तेमाल मोहब्बत की दुकान चलाने वाला विपक्ष करता रहा है। बीते दिनों नरेंद्र मोदी के वाराणसी के रोड शो में चप्पल फेंकने की घटना को एक सिरफिरे का दुस्साहस बताने से ज्यादा इस घटना को इस तरह प्रचारित किया गया कि अब नरेंद्र मोदी से कोई डरता नहीं। क्या आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मानना भी चाहता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। मोदी के आलोचकों और कई विश्लेषकों ने भी राहुल गांधी के इस विश्लेषण को एक गंभीर घटना पर सतही टिप्पणी कहा था। कहा यह गया कि राहुल गांधी की सत्ता पाने की अधीरता राजनीतिक मर्यादाओं के भी पार चली गई। लेकिन फिलहाल बात ट्रंप की है, बात उस नरेशन की है जो अमेरिका और इंडिया की चुनावी जमीन पर एक ही कलम से लिखी गई सी दिख रही है।
और इस सब में एक किरदार ऐसा है जिसका नाम अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दखल को लेकर सामने आ रहा है। यह नाम है लेफ्ट माइंडसेट वाले अरबपति जॉर्ज सोरोस का। यह वही जॉर्ज सोरोस है जिसका नाम 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सामने आया था। तो कौन है ये जॉर्ज सोरोस भाई साहब? आपको बताता हूं। जॉर्ज सोरोस अमेरिकी अरबपति हैं। दुनिया के कई देशों में सत्ता के खिलाफ अपना एक साइलेंट लेफ्ट इकोसिस्टम चलाने के आरोप भी इन पर लगते रहे। चाहे अमेरिका हो या इंडिया, दोनों ही देशों की राजनीति में इनकी आदत टांग अड़ाने की रही है। ये भाई भयंकर एंटी मोदी हैं और मोदी को कुर्सी तक पहुंचने से रोकने के लिए पैसा तक बेपनाह बहाते हैं। पिछले साल फरवरी 2023 में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस ने अपनी 42 मिनट की स्पीच दी, जिसमें क्लाइमेट चेंज, रूस यूक्रेन वॉर और तुर्की में आए भूकंप पर बात करते करते अचानक इनकी स्टीयरिंग नरेंद्र मोदी की तरफ घूम गई। इतना ही नहीं, सोरोस भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को तानाशाह तक कहने लगे। जॉर्ज सोरोस हंगरी में पैदा हुए अमेरिकन अरबपति इन्वेस्टर और समाजसेवी हैं। जॉर्ज सोरोस 1956 में अमेरिका आए। 2011 तक जॉर्ज सोरोस बड़े बड़े लोगों के निवेश का मैनेजमेंट देखता था। आज जॉर्ज सोरोस के पास $8.5 बिलियन की संपत्ति है। जॉर्ज सोरोस ने 1984 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की थी। ओपन सोसाइटी कई फाउंडेशन चलाता है जो दुनिया भर के करीब 120 देशों में काम कर रहे हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए जॉर्ज सोरोस दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आजादी, सरकार की जवाबदेही, न्याय और समानता के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन और फंडिंग करता है। तो एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ता भारत, और दूसरी तरफ दुनिया का शक्तिशाली देश अमेरिका। दोनों ही देशों के चुनाव में अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का नाम सियासी बहसों के केंद्र में रहा है और है। इसी साल अप्रैल महीने में अमेरिका में हुए कट्टरपंथी हिंसक एंटी इजराइल प्रदर्शनों के जॉर्ज सोरोस और उनकी सोसाइटी से जुड़े संगठनों से लिंक होने के आरोप लगे थे। अमेरिका के अलग अलग जगहों में प्रो फिलिस्तीनी प्रदर्शनों ने कई जगहों पर हिंसा की। दुनिया के वामपंथी संगठनों पर प्रो फिलिस्तीन और प्रो मुस्लिम होने के आरोप लगते हैं। जिन संगठनों को जॉर्ज सोरोस की तरफ से फंडिंग होती है, वो संगठन ऐसे ही प्रदर्शनों के लिए जाने जाते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट ने यह दावा किया कि स्टूडेंट फॉर जस्टिस इन फिलिस्तीन ने अमेरिका में हिंसक प्रदर्शनों को कोऑर्डिनेट किया था। SJIP को सोरोस की तरफ से फंड मिलता है। इतना ही नहीं, हिंसक प्रदर्शनों में शामिल US कैंपेन फॉर फिलिस्तीनियन राइट के कार्यकर्ताओं की पहचान की गई। आरोप ये लगाए गए कि USCPR को भी सोरोस की तरफ से फंडिंग होती है। आरोप ये लगा कि इन पेड एक्टिविस्ट ने प्रो फिलिस्तीन ग्रुप को प्रोत्साहित किया और हर प्रदर्शनकारी को $2,880 से $7,800 तक दिए गए थे। दुनिया के वामपंथी संगठनों पर प्रो फिलिस्तीन और प्रो मुस्लिम होने के आरोप लगते रहे। जिन संगठनों को जॉर्ज सोरोस की तरफ से फंडिंग होती है, वो संगठन ऐसे ही प्रदर्शनों के लिए जाने जाते रहे हैं। ऐसे ही 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हवा बनाने में एक बड़े और हिंसक प्रदर्शन ने अहम भूमिका निभाई थी, जिस आंदोलन को ब्लैक लाइफ मैटर्स के नाम पर खड़ा किया गया था। ब्लैक अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के आरोपी सभी पुलिस वालों पर फौरन एक्शन लेने के बावजूद हफ्तों तक हिंसक प्रदर्शन अमेरिका में चले। आरोप ये लगा कि इन प्रदर्शनों के पीछे भी लेफ्ट इकोसिस्टम का हाथ था। इसमें अंतिफा का नाम भी सामने आया था। अंतिफा एंटी फासिस्ट शब्द का एक छोटा सा रूप है। अंतिफा संगठन एक वामपंथी संगठन है। अंतिफा का न कोई नेता है, न ही हेडक्वार्टर। ये संगठन सरकार विरोधी और पूंजीवाद का विरोधी है।
यही वजह है कि उस दौर में अंतिफा के खिलाफ जो बाइडेन के कुछ नहीं बोलने पर तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर लेफ्ट विचारधारा का समर्थन करने के आरोप लगाए थे। Word Antifa. Antifa is a criminal organization, and he didn't mention Antifa thugs, but mostly seemed to blame the police and law enforcement. He went on point after point after point. He even talked about those on the right, but he didn't talk about those on the left, and those on the left are the problem, and Antifa is the problem. The rioters and Joe Biden have a side. They're both on the side of the radical left. कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि बाइडेन की लेफ्ट विंग पर चुप्पी और 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता से बेदखली का एक कनेक्शन अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस से भी रहा है। ये कनेक्शन ट्रंप के दक्षिणपंथी धारा के खिलाफ डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करने का था। जनवरी 2018 में जॉर्ज सोरोस ने ट्रंप शासन को दुनिया के लिए खतरा बताया था। Clearly, I consider the Trump administration a danger to the world, but I regard it as a purely temporary phenomenon that will disappear in 2020 or even sooner. अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस हो या मान मनव्वल के बाद चुनाव से पीछे हट चुके मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन, दोनों ही अपने कैंपेन में ट्रंप के दौर के ऐसे दृश्यों को याद करते हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर ट्रंप लौटे तो तानाशाही लौटेगी और अमेरिका का संविधान खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका में डेमोक्रेट्स ट्रंप और उनके सपोर्टर्स को मागा अतिवादी कहते हैं। मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये स्लोगन डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप की कैंपेन राष्ट्रवादी लाइन पर मानी जाती है। बाइडेन ट्रंप को मागा अतिवादी कहते हैं। Freedom, personal freedom, is fundamental to who we are as Americans. There's nothing more important, nothing more sacred. That's been the work of my first term, to fight for our democracy. This shouldn't be a red or blue issue. To protect our rights, to make sure that everyone in this country is treated equally and that everyone is given a fair shot at making it. But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms. जिस स्क्रिप्ट पर दक्षिणपंथी धारा के खिलाफ एक नरेशन अमेरिका में बनाया जा रहा है, करीब करीब वैसी ही स्क्रिप्ट हिंदुस्तान के आम चुनाव में भी विपक्ष ने पढ़ी। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। तो क्या लोकतंत्र की लड़ाई व्यवस्थाओं को घोर अव्यवस्था की भेंट चढ़ा देने की है? 2014 के बाद भारत के भीतर भी मोदी के राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ एक अलग तरह का नरेशन गढ़ने के आरोप विपक्ष और कांग्रेस पर लगते रहे हैं। 24 के चुनाव में ये नरेशन और गाढ़े हुए। मेकिंग ऑफ राहुल के फिनोमिनन में एक खास तरह का नरेशन ब्रांड मोदी के खिलाफ खड़ा किया गया। आरोप ये लगे कि मोदी पूंजीपतियों के मित्र हैं, धार्मिक कट्टरपंथी हैं, उन पर नफरत फैलाने के आरोप भी लगाए गए। संविधान खत्म करने और तानाशाही के आरोप भी राहुल गांधी ने देश और विदेश की धरती से मोदी पर लगाए। Entire opposition is struggling in India. Huge financial dominance, institutional capture. We were struggling to fight the democratic fight in our country. And we decided none of the systems were working. Democracy isn't just about an opposition party. It's about a set of institutions that support the opposition party. And those institutions were either captured, certainly weren't
playing the role that they're supposed to play. बीजेपी ये आरोप 2024 के चुनावों के काफी पहले से लगाती रही है कि कांग्रेस की रणनीति के ब्लूप्रिंट का कनेक्शन अमेरिकन अरबपति और लेफ्ट विचारधारा के समाजसेवी जॉर्ज सोरोस से है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता रहा है क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने जिस तरह के तीखे हमले ट्रंप के लिए किए, वैसे ही हमले उसने पीएम मोदी पर भी किए हैं। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi maintains close relations with both open and closed societies. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. इतना ही नहीं, जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के मोदी पर लगाए गए आरोपों को बीजेपी एक बताती रही है और ये पूछती रही है कि क्या ये संयोग है या प्रयोग। इसमें कोई शक नहीं कि जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता रहा है, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध हो, सीए यानी नागरिकता संशोधन एक्ट का विरोध हो, या मोदी पर पूंजीपति अडानी का फेवर करने के आरोप और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का मामला। इंडिया, मोदी and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. अब इसे इत्तेफाक कहें या सोचा समझा प्लान, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर सत्ता हासिल करने के लिए विदेशी शक्ति और फंड दोनों का इस्तेमाल करने के आरोप लगा चुकी है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हालांकि जॉर्ज सोरोस के भारत को लेकर कही गई बातों पर कांग्रेस तीखी प्रतिक्रिया देती रही। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो ट्वीट करके यहां तक कह दिया था कि नेहरू के दिखाए रास्तों से भारत में डेमोक्रेटिक रिवाइवल होगा, सोरोस जैसे लोग हमारा लोकतंत्र निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन बात आज की है और सवाल वही है कि क्या दुनिया भर में राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ लेफ्ट इकोसिस्टम एक्टिव हो चुका है। बॉस, एक बात तो देखिए कि किसी राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ या पक्ष में होने की यह बात ही नहीं है। लोकतंत्र में सभी विचारधारा वाली पार्टियों का अधिकार है कि वो चुनावी मैदान में उतरें, भाग्य आजमाएं। जनता जिसे पसंद करेगी, जिससे कन्विंस होगी, जिसे अपने लिए बेहतर समझेगी, उसे चुन लेगी। लेकिन हां, बात प्रोपेगेंडा या भ्रम फैलाने की है, साजिशन अव्यवस्था रचने वालों की है। सवाल यह है कि ऐसी राजनीति किसका भला करे, फिर चाहे वो भारत के चुनाव हो या अमेरिका के या कहीं और के। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट की माने
तो अरबपति जॉर्ज सोरोस टिकटॉक के जरिए रूढ़िवाद विरोधी विचारों के प्रसार में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मदद कर रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत है दूसरे पक्ष के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा, झूठ और भय फैलाना और अव्यवस्था फैलाने के लिए फंडिंग करना। इसके आरोप जॉर्ज सोरोस पर उनके वामपंथी विचारों और लक्ष्यों को लेकर लगते रहे हैं और वो खुद भी इस बात को मानते रहे हैं कि वो ज्यादातर अनैतिक काम में ही व्यस्त रहते हैं। Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and that the rest of the time has to be moral. तो क्या ये महज इत्तेफाक कहा जाए कि CAA विरोधी आंदोलन से लेकर दिल्ली में 2020 में भड़के दंगे और किसान आंदोलन तक, इन सब में अतिवादी वामपंथी ब्रिगेड के हाथ होने की और विदेशी फंडिंग की बात सामने आई थी? ऐसा लगता है कि कांग्रेस फिलहाल महात्मा गांधी के विचारों से दूरी बना चुकी है, क्योंकि कांग्रेसी नेता जिस नेहरूवियन लेगेसी की बात करते हैं उसका इंक्लाइनेशन यानी झुकाव भी वामपंथी विचारधारा की तरफ बताया जाता रहा है। कांग्रेस ने बार बार कहा कि हम सेकुलर पार्टी हैं और सेकुलर विचारधारा के आधार पर हम काम करना चाहते हैं, लेकिन गांधी जी के सेकुलरिज्म में धर्म का विरोध नहीं था। वो सर्वधर्म संभावता सभी को साथ में लेकर चलते थे, लेकिन उसको अडॉप्ट किया नेहरू जी ने, जिसको हम नेहरूवियन सेकुलरिज्म कहते हैं। और नेहरूवियन सेकुलरिज्म में सबसे पहले धर्म का ही विरोध है। पूरे कांग्रेस पार्टी पे लेफ्टिस्ट अप्रोच भर गया है, हावी हो गया। आदरणीय राहुल जी के आसपास भी बड़े पैमाने पर लेफ्टिस्ट लोग। Donald Trump has openly vowed if re-elected he'll be a dictator on day one, and even, and I quote, terminate the United States Constitution. इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका और हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है और तानाशाही वाला नैरेटिव क्या एक कलम से उतरा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कलम का झुकाव लेफ्ट की तरफ ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।